यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विद्युत उपभोक्ताओं को लागू की एक मुफ्त समाधान योजना। बता दें कि मंत्री ए.के. शर्मा ने विद्युत उपभोक्ताओं के लिए लागू एक मुफ्त समाधान योजना 2024-25 शुरू की है। योजना 3 चरणों में 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक कुल 47 दिनों तक लागू रहेगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के समय 30 सितंबर 2024 तक के विद्युत बिलों के मूल्य का बकाया का 30% जमा राशि जमा करनी अनिवार्य होगी। वहीं 30 सितंबर 2024 तक के बकाया विद्युत बिलों के सरचार्ज में मिलेगी छूट। उपभोक्ताओं को एक मुश्त भुगतान के साथ किस्तों में भी भुगतान का मिलेगा विकल्प। उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर तक योजना के प्रथम चरण में बकाये के एक मुश्त भुगतान पर सरचार्ज में मिलेगा सर्वाधिक छूट। 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को योजना के प्रथम चरण में बकाये के एक मुश्त भुगतान पर बिलों के सरचार्ज में मिलेगा 7% छूट का लाभ। वहीं ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि योजना का लाभ लेने के लिए जल्दी आएं और एक मुश्त भुगतान कर अपने बकाया बिलों में ज़्यादा से ज़्यादा छूट का लाभ उठाएं। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। ईडी के चाल चलन तथा काम से खपाए सुप्रीम कोर्ट लगाई डांट। नजर डालते पूरे मामले पर तो बता दें कि भारत का सुप्रीम कोर्ट प्रवर्तन निर्देशालय ईडी का चाल चलन तथा काम से खफा है। सुप्रीम कोर्ट का मत है कि ईडी का काम करने का तरीका बहुत ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को के दोषसिद्धि के प्रतिशत को बहुत ही खराब स्तर को बताते हुए कहा कि ईडी लोगों को गिरफ्तार कर जबरन जेल में रखने का अभियान चला रही है। ईडी का दोषसिद्धि प्रतिशत मात्र 1% के आसपास है। इस आधार पर अदालत ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए नागरिकों को अधिक समय तक जेल में रखने की इजाजत नहीं दे सकती। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले से पहले ईडी के दोषसिद्धि प्रतिशत को जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है। अब सवाल करते हैं कि दोषसिद्धि क्या है। दरअसल किसी आरोप में आरोपित को गिरफ्तार करने और उसके ऊपर दोष या अपराध को सिद्ध करना जरूरी होता है। कितने लोगों को गिरफ्तार किए गए तथा उनमें से कितने लोगों पर अपराध साबित किए गए, इसके आधार पर दोषी सिद्धि का प्रतिशत तय किया जाता है। बुधवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजनेताओं को भी खूब फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनेताओं के खिलाफ हर मामला दुर्भावनापूर्ण नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए भ्रष्टाचार में लिप्त होना और फिर खुद को निर्दोष बताना बहुत ही आसान होता है। नकदी के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भैया की पीठ ने कहा कि चटर्जी 2 साल से अधिक समय से हिरासत में है, अभी मुकदमा शुरू होना बाकी है। चटर्जी की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि याचिकाकर्ता को बीते महीने सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया, जिसके समय को लेकर संदेह है, क्योंकि यह विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए समय हुआ। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी एसवी राजू ने दलील दी कि उच्च पदस्थ मंत्री का मामला है जो 50,000 लोगों के जीवन व आजीविका से जुड़ा है। रोहतगी ने अदालत को बताया कि चटर्जी को ईडी ने 23 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था। मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ। 183 गवाह हैं, 4 पूरक अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं। याचिकाकर्ता की उम्र 73 साल है। अन्य सभी आरोपितों की जमानत हो चुकी है। धन शोधन रोधी कानून में अधिकतम 7 साल की सजा है। 2.5 साल से अधिक से हिरासत में काट चुके हैं। जिस महिला के घर से पैसे बरामद हुए उसे ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी है। इस पर पीठ ने कहा कि एक आरोपी एक मंत्री रहे और अपने घर पर पैसे नहीं रखने वाले हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकील एसवी राजू से बड़ा सवाल भी पूछा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने राजू से पूछा कि सामान्य सिद्धांत लागू करें, हम याचिकाकर्ता को कितने समय तक रख सकते हैं। अगर ये ऐसा मामला है जिसमें मुकदमा 3 या 6 महीने में पूरा हो जाएगा तो हम इसे जारी रखेंगे, जिसमें 2 साल 4 महीने बीत चुके हैं और अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ। पीठ ने यह भी कहा कि कोर्ट इस गंभीर आरोप को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि कोई मंत्री रिश्वत ले रहा है, किसी फैक्ट्री या करीबी सहयोगियों से नकदी बरामद कर रहे हैं, लेकिन हमें संतुलन बनाना होगा। हिरासत में 2 साल 4 महीने कोई छोटी अवधि नहीं है। पीठ अब इस मामले में सोमवार को सुनवाई करेगी। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। हैवानियत, जालौर में नर्स के साथ जंगल में गैंगरेप, प्राइवेट पार्ट में डाली मिर्ची। बता दें कि जालौर में इंसानियत शर्मसार। नर्स के साथ जंगल में गैंगरेप, प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डालकर की दरिंदगी के इंसाफ मिलेगा। इस दर्दनाक घटना के बाद अब इस घटना में महिलाओं की सुरक्षा के दावे पर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। देवरिया में थप्पड़ मामला हुआ वायरल, जिसमें इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि देवरिया का थप्पड़बाज इंस्पेक्टर बीच सड़क पर युवक के गाल लाल कर दी। वायरल वीडियो ने मचाया तहलका। थाने में घंटा बिठाया, थप्पड़ों की गूंज अब सोशल मीडिया पर। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। महंत मुकेश गिरी के खिलाफ पुलिस ने की चार्जशीट तैयार। बता दें कि पूरा मामला गाजियाबाद क्षेत्र का, जहां पर मुरादनगर क्षेत्र में महंत मुकेश गिरी के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है।
जिसे जल्द ही कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। यह मामला गंगनहर घाट पर महिलाओं के कपड़े बदलने के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाने से जुड़ा है। पुलिस की जांच में आरोपों को सही पाया गया है। लगभग 6 महीने की जांच कर पुलिस ने आरोप पत्र तैयार किया है। महंत मुकेश गिरी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दबिश दी, लेकिन वह फरार रहा। उसके ऊपर 1 लाख रुपए का नाम घोषित किया गया था। बाद में उसे हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। जानकारी के अनुसार मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट जल्दी कोर्ट में दाखिल की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। हरदोई रोड स्कैम पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। बता दें कि 16 पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को छुट्टी। घटिया सड़कों के घोटाले पर सीधा सीएम योगी का हंटर। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से लेकर जूनियर इंजीनियर तक सब सस्पेंड। घटिया सड़कें अब नहीं चलेंगी, गड्ढा माफिया भागेंगे। जनता के पैसों का खेल अब नहीं चलेगा। योगी सरकार का बड़ा झटका। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण लगातार 2 आवासीय भूखंड योजनाओं से आम जनता को राहत, निवेशकों और दलालों में बेचैनी। बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा द्वारा लगातार लाई गई 2 आवासीय भूखंड योजनाओं से क्षेत्र में आकाश छू रहे आवासीय भूखंडों के रेटों पर ब्रेक लग गए हैं। आगामी वर्ष की शुरुआत में ऐसी एक और बड़ी योजना आने की सुगबुगाहट के चलते रातों रात करोड़पति बनने के सपने देखने वाले निवेशकों और भूमि व्यापारियों में जहां बेचैनी महसूस की जा रही है, वहीं ईडा क्षेत्र में घर बनाने का सपना देखने वाले वास्तविक खरीदारों को राहत अनुभव हो रही है। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा द्वारा पिछले 2 महीनों में ताबड़तोड़ एक के बाद एक दूसरी आवासीय भूखंड योजनाएं लाकर तथा धनौरी गांव के 7% किसान आबादी के 672 भूखंडों के एकमुश्त आवंटन से क्षेत्र में आम आदमी की पहुंच से दूर जा चुकी आवासीय भूखंड की दरों पर रोक लगा दी गई। ईडा द्वारा गत 10 अक्टूबर को 352 आवासीय भूखंडों की योजना का सफलतापूर्वक ड्रॉ किया गया। इस योजना में एक भूखंड के लिए लगभग 700 लोगों ने आवेदन किया था। इसके कुछ दिन बाद ही सेक्टर 24A में ईडा द्वारा 451 आवासीय भूखंडों की योजना जारी कर दी गई। इस योजना में खास तौर पर 120, 162 और 200 वर्ग मीटर के भूखंड बनाए गए हैं जो आम खरीदार की आर्थिक स्थिति के अनुकूल है। लगातार 2 योजनाएं आने तक क्षेत्र के धनौरी गांव की भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 7% भूमि के बराबर 672 आवासीय भूखंड आवंटित होने से निवेशक और दलाली करने वाले हैरान हैं। धंधे पर आज चाहते थे कि इन लोगों ने ईडा की वर्तमान योजना को अविकसित व बेकार बताकर कुप्रचार भी शुरू कर दिया है। 30 नवंबर इस योजना में आवेदन का अंतिम दिन है। प्राधिकरण सूत्रों ने माने तो आगे बढ़ने की संभावना से इनकार किया है। इस योजना के आवेदकों के बीच आगामी 27 दिसंबर को ड्रॉ किया जाएगा तथा असफल आवेदकों की जमा धनराशि 29 दिसंबर से वापस की जाने लगेगी। इस क्षेत्र में भू संपत्ति व्यापार जुड़े सूत्र बता रहे कि पिछले 2 महीनों में ईडा क्षेत्र में आवासीय भूखंडों की दरों में बड़ी गिरावट आई है। इस बीच एक बड़ी आवासीय भूखंड योजना आगामी वर्ष की शुरुआत में भी आ सकती है। ईडा के इस प्रकार ताबड़तोड़ आवासीय भूखंड योजनाओं लाने से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्रों में भी प्रभाव पड़ने की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। नोएडा क्षेत्र में गौशाला में गायों खिलाया जा रहा नकली पशु आहार कौन है जिम्मेदार। बता दें कि नोएडा प्राधिकरण के द्वारा सेक्टर 135 में संचालित गौशाला पशु आहार आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों की मोटी आमदनी का जरिया बन गई है। यहाँ चोकर गेहूं का छिलका के नाम पर आपूर्ति किए जा रहे कथित पशु आहार को देखकर ही कोई भी बता सकता है यह चोकर तो नहीं है, जबकि बोलकर बताने में असमर्थ गौवंश इस पशु आहार को देखकर ही मुंह दूसरे घुमा लेते हैं। समाज द्वारा ठुकराई गई और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा अपनाई गई गायों के साथ सरकारी गौशालाओं में पशु आहार के नाम पर धड़ल्ले से खिलवाड़ किया जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 135 यमुना डूब क्षेत्र में संचालित गौशाला में हर समय लगभग 850 गौवंश रहते हैं। इनके खानपान और सेवा शुश्रूषा के लिए प्राधिकरण करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। प्राधिकरण का यह काम नहीं है, परंतु सरकार के आदेश और समूचे शहर की नगरीय व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार नोएडा प्राधिकरण द्वारा जिम्मेदारी भी उठाई जाती है। प्राधिकरण के अन्य परियोजनाओं की भांति इस गौशाला में भी ठेकेदारों और अधिकारियों की गठजोड़ से मोटी आमदनी का जरिया बन गया है। गौशाला में गौवंश के लिए ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए जा रहे पशु आहार की गुणवत्ता संदिग्ध है। गुरुवार को गौशाला भ्रमण के दौरान वहां गौवंश को प्रतिदिन खिलाया जा रहा चोकर यानी गेहूं का छिलका को देखकर हतप्रभ रह जाना। यह लकड़ी के बुरादे जैसे कोई सामग्री थी। गौशाला में नियुक्त चिकित्सा कर्मी और सुपरवाइजर आदि कर्मचारियों ने बताया कि यहाँ रहने वाले सभी गौवंश को सुबह शाम 2 बार चारा खिलाया जाता है। चारे में हरा चारा 70 कुंटल, सूखा 15 कुंटल व 7.5 कुंटल चोकर एक साथ मिलाकर खिलाया जाता है। इनमें से चोकर एक प्रमुख पशु आहार जो पशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए आवश्यक है। इसी में बड़ा खेल किया जा रहा है। गौशाला में लगभग 500 बोरे चोकर तथा कथित गोदरेज कंपनी की पैकिंग में मौजूद थे। हालांकि गूगल पर उपलब्ध गोदरेज कंपनी किसी पशु आहार की ऐसी पैकिंग दिखाई नहीं पड़ी।
इसी को गायों के दोनों समय चारे के साथ मिलाकर खिलाया जाता है। प्रथम दृष्टया ये चोकर नहीं लगा, जिसमें एक मुट्ठी भरकर एक गाय को खिलाने का प्रयास किया तो उसने दूसरी ओर मुंह घुमा लिया। कर्मचारियों ने गायों का पेट भरा होने की दलील दी, परंतु संभवतः उन्हें मालूम नहीं था कि पेट भरा होने पर भी पशु चोकर पर टूटकर पड़ता है, परंतु उसे खाने के लिए दिया जा रहा है सामान चोकर ना हो तो उस बेजुबान जानवर ने उस नकली चोकर से ही मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि खिलाने वाले से भी मुंह मोड़ लिया, जैसे कि वह नकली चोकर खिलाने की आशा नहीं की। इस संबंध में गौशाला प्रबंधन देख रहे प्राधिकरण के वरिष्ठ अभियंता आर के शर्मा ने जांच कराने की बात कही है। अब देखना यह कि जांच होती है फिर ऐसे ही छोड़ दी जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट। यूपी में 16 पीसीएस अफसरों के तबादले। यूपी के 6 पीसीएस अफसरों को कुंभ भेजा गया। पीसीएस ज्योति गौतम उपनिदेशक बाल विकास पुष्टहार एडीएम आपूर्ति लखनऊ बनी। पीसीएस राजेश कुमार फोर्थ ओएसडी यमुना अथॉरिटी को एडीएम एलए गौतम बुद्ध नगर बनाए गए। पीसीएस अमित राठौर एडीएम न्यायिक को सीआरओ गोरखपुर बनाए गए। वहीं पीसीएस कीर्ति प्रकाश भारत उपनिदेशक सूडा लखनऊ को सीआरओ बस्ती बनाए गए। वहीं पीसीएस पंकज वर्मा एडीएम महाराजगंज से एडीएम नमामि गंगे बांदा बनाए गए। पीसीएस प्रेमचंद मौर्य एसडीएम आजमगढ़ से एडीएम नमामि गंगे जालौन बनाए गए। वहीं पीसीएस योगेंद्र कुमार एसडीएम मैनपुरी से एडीएम नमामि गंगे झांसी। इसके अलावा पीसीएस मोहनलाल गुप्ता एसडीएम अम्बेडकर नगर से एडीएम नमामि गंगे फिरोजाबाद बनाए गए। पीसीएस शिव अवतार सिंह एसडीएम अयोध्या से ओएसडी यमुना एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर बने। पीसीएस मृत्युंजय नारायण मिश्रा एसडीएम महोबा से सहायक नगर आयुक्त वाराणसी बने। पीसीएस सुनील कुमार ओएसडी राजस्व परिषद से एसडीएम प्रयागराज बनाए गए। पीसीएस अशोक कुमार चौधरी एसडीएम ललितपुर से एसडीएम प्रयागराज बनाए गए। पीसीएस राघवेंद्र सिंह एसडीएम बांदा से प्रयागराज भेजे गए। पीसीएस हीरालाल पीसीएस अलीगढ़ से एसडीएम प्रयागराज बनाए गए। पीसीएस सुरेंद्र प्रताप यादव एसडीएम सहारनपुर से एसडीएम प्रयागराज बनाए गए। पीसीएस ठाकुर प्रसाद एसडीएम सुल्तानपुर प्रयागराज भेजे गए। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट।